प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 3 के भाग 11 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न संख्या 30 से 33 तक। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो है क्या कहता है, देखिए प्रश्न लिखता है ए और बी 3/4 और 1/4 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। यानी कि दो साझेदार है ए और बी जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3/4 और 1/4 यानी कि 3:1 है। 31 मार्च को उनका जो तुलन पत्र है कुछ इस प्रकार है। दायित्व में लेनदार रिजर्व, देखिए रिजर्व जो है वो आपका हस्तांतरण होता है कैपिटल अकाउंट में साझेदारों के पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात यानी कि 3:1 में। कैपिटल दिया गया है ए और बी का। बैंक, प्राप्य बिल, देनदार, स्टॉक, फिक्चर्स और भूमि व भवन दिया गया है 25,000। अन्य सूचनाएं, अप्रैल 17 को निम्न शर्तों पर सी ने जो है साझेदारी में प्रवेश किया। कौन सी शर्तें, कौन सी कंडीशन? सी पूंजी के रूप में 10,000 रुपए देगा। सी ख्याति के 5,000 रुपए देगा जिसकी आधी राशि जो है ए और बी आहरित करेंगे। 1.5 यानी 2,500 रुपए जितना भी उनको हस्तांतरण किया जा रहा है उसका आधा जो है वो निकाल लिया जाएगा। स्टॉक और फिक्चर्स के मूल्य में 10% की दर से कमी, देनदारों और प्राप्य विपत्र पर 5% की दर से संदिग्ध ऋण का प्रावधान बनाया जाएगा। भूमि भवन में 20% की वृद्धि। ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है कहा जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन में, क्योंकि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा है जिसके लिए 1,000 रुपए तक के दायित्व का सृजन। नई लाइबिलिटीज 1,000 रुपए की क्रिएट हो रही है, यह भी रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाते में जाने वाली है। लेनदारों में सम्मिलित 650 रुपए की एक मद जिस पर कोई दावा नहीं है अपलिखित की जाएगी। लेनदारों में कमी, यह भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में दर्ज। यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन से संबंधित है। यह मानते हुए कि ए और बी के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है। ए और बी का जो पुराना अनुपात था वही नया अनुपात है। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टि दे और नई फर्म का जो है नया चिट्ठा, नया तुलन पत्र, बैलेंस शीट तैयार करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसके संदर्भ में हल जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहला काम, सी 10,000 रुपए पूंजी के देगा। क्या प्रविष्टि करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। और 5,000 रुपए जो गुडविल के देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, चाहे तो साथ में प्रविष्टि की जा सकती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। किस प्रकार? ये देखिए, बैंक डेबिट 15,000 रुपए, 10,000 रुपए पूंजी के संदर्भ में, 5,000 रुपए जो है वो गुडविल के संदर्भ में। और ये गुडविल की जो राशि है पुराने साझेदारों में हस्तांतरित की जाएगी उनके त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000। और प्रश्न में किसी सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात है 3:1 वही आपका त्याग का अनुपात जो है वो होने वाला है। तो 5,000 को बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय सी इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उनके त्याग के अनुपात में जो है हस्तांतरण किया जाएगा, ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। कितना आ जाएगा? 3750 और आपका 1,250 रुपए जो है हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अब कहा गया है इसकी आधी राशि फर्म से निकाल ली गई है, यानी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, इसका 50% जो है 2,500 रुपए जो है निकाल लिया जाएगा। तो एज कैपिटल डेबिट कितना आ जाएगा? 3750 का आधा 1,875। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना निकाला जाएगा?
25 रुपए टोटल विड्रॉन, जैसा कि मैंने बताया था 5000 का आधा 2500 रुपए निकाल लिया जाएगा। अब तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट जो रीवैल्यूएशन के संदर्भ में है, स्टॉक फिक्चर्स के मूल्य में 10% की कमी। कितना है स्टॉक? 20,000 का 10% तो 2,000, फिक्चर्स 1,000 का 10% तो 100 कमी है। इसका मतलब क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,000 टू फिक्चर्स कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि संपत्तियों का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ने पर डेबिट किया जाएगा, कम होने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रेडिट हो रही है दोनों में, इनको क्या कर देंगे अपने कमी, इसलिए क्रेडिट। इसके पश्चात क्या लिखा गया है? देनदार और प्राप्य विपत्र पर 5% से आयोजन। कितना है देनदार और बीआर? बिल्स रिसीवेबल है 3,000, 5% हो गया 150। देनदार हो गए 16,000, 5% हो गया आपका 800 रुपए। तो 800 रुपए तो देनदारों पर, 150 रुपए जो है वो आपका आ जाएगा प्राप्य बिलों पर आयोजन। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स 16,000 का 5% आ गया 800 रुपए। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन बीआर कितना आ जाएगा? 150 रुपए, रुपीज 150। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है भूमि व भवन में 20% की वृद्धि। तो संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति को डेबिट करेंगे, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 20% कितना हो रहा है? 25,000 का 20% आ जाएगा 5,000। तो 5,000 से क्या कर देंगे? लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट में आपका आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अतिरिक्त क्या दिया गया है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है, फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा जिसके लिए 1,000 रुपए तक दायित्व का सृजन किया जाएगा। तो नई लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। रीवैल्यूएशन टू जो भी अपने ने प्रोविजंस बना रहे हैं लायबिलिटीज के लिए, उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लेम फॉर डैमेजेस ₹1,000। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है? लेनदारों के संदर्भ में बात कर रहा है कि लेनदार जो है 650 के अब कोई दावा नहीं है, अपलिखित कर दीजिए। लेनदारों में कमी है, दायित्व जो कि क्रेडिट होता है, कमी होने पर डेबिट किया जाएगा। ये लीजिए, क्रेडिटर्स को क्या कर देते हैं अपन? डेबिट कर देते हैं। अब देखो रीवैल्यूएशन जो है, क्रेडिट हो गया 2,000, 100, 2,900, 3,050 और 4,050 से जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किससे किया जाएगा? क्रेडिट जो आएगा 5,000 और 650, यानी कि 5,650 रुपए जो है यहां पर दर्ज कर देंगे। कितना? 4,050 और 5,650। तो अंतर जो निकल करके आएगा 1,600 रुपए, वह क्या होगा? पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। ₹1,600 जो है अपने को हस्तांतरण करना है, ट्रांसफर जो है वो करना है। क्लियर है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,600 रुपए, और पुनर्मूल्यांकन पर जो भी लाभ होता है या जो भी हानि होता है साझेदारों के अंतर्गत उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में जाएगा। और कितना दिया गया था? 3/4, 1/4, यानी कि 3:1 में जो है 1,600 का हस्तांतरण, यह आ जाएगा 1,200 रुपए। और आपका 400 जो है 400 रुपए का इस प्रकार हस्तांतरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या सूचना थी? जो रिजर्व दिया गया था उसका हस्तांतरण। ये बैलेंस शीट में रिजर्व जो है 4,000 कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में 3:1 में जो किया जाएगा, इसका हस्तांतरण किया जाएगा। ये लीजिए, अपने रिजर्व जो है ट्रांसफर कर देते हैं 4,000 को। ये तो हो गई आपके साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी, गुडविल, रीवैल्यूएशन
और अवितरित लाभ और हानि का जो बंटवारा है उसके संदर्भ में जर्नल प्रविष्टियां। अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। एक पॉइंट ध्यान में रखिए, संपत्ति में जो वृद्धि है वो हम क्रेडिट पक्ष में दर्ज करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग में 20% की वृद्धि थी, 5,000 रुपए, और संपत्ति में जो कमी होगी वो यहां पर लिखा जाएगा। स्टॉक और फिक्चर्स में जो कमी आई थी 10% की, वो दर्ज कर देंगे। कितना था? 2000 स्टॉक, 100 रुपए फिक्चर्स। ये हम यहां पर दर्ज कर देंगे, 2000 स्टॉक का, 100 रुपए फिक्चर्स का। और देनदारों पर 5% से आयोजन बनाया था ₹800 का। प्राप्य विपत्रों पर 5% से आयोजन, ये था 150 का। 1000 के नए दायित्व जो है क्रिएट हो गए थे, एक दावा क्रिएट हो गया था, वह 1000 का, और 650 का जो है लेनदार कम हो रहा है। संपत्ति में वृद्धि यहां आई है तो कमी को यहां लिख दिया, जबकि दायित्वों में जो कमी है वो यहां दर्ज की जाएगी क्रेडिट पक्ष में, और रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो है अंतर निकाल लेंगे, कितना लाभ है या कितना हानि। तो 2000, 2100, 2900, 3050 और 4050 डेबिट का है, जबकि 5650 जो है वो आपको क्रेडिट का दिया गया है। अंतर कितना आ जाएगा? अंतर जो आएगा ₹1600 यानी 1600 रुपए, जिसे पुराने अनुपात में वितरित किया जाएगा 3:1 में 1200, और आपका 400 यानी कि 400 रुपए जो है इस प्रकार से हस्तांतरण किया जाएगा। ये बन गया आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। लाभ और हानि साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में जो है हस्तांतरण किया जाता है, वितरण किया जाता है। अब बात करते हैं पूंजी खाता किस प्रकार बनाया जाएगा। तो साझेदार ए, बी और सी, चाहे पुराने साझेदार हो या नया साझेदार हो, सभी के अमाउंट के कॉलम बना लेंगे। सबसे पहला काम, पूंजी का जो प्रारंभिक शेष है वह हस्तांतरित किया जाएगा, और कहां दिया होगा? यह दिया होगा जो प्रश्न में बैलेंस शीट है वहां पर पूंजी खाता दिया है ए और बी का, 30,000 और 16,000, ये लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, 30,000 और 16,000, ये बाई बैलेंस बीडी। और इसके पश्चात जो भी साझेदार नया एडमिशन ले रहा है उसके द्वारा लाई गई पूंजी बाई बैंक, और उसी के कॉलम में जो है दर्ज कर देंगे 10,000 रुपए। और जो ख्याति की राशि लाई गई है बाई गुडविल, त्याग के अनुपात में कितना था? 3750, और आपका 1250, इसमें से आधी राशि 50% अमाउंट जो है विड्रॉन कर ली गई थी, साझेदारों द्वारा फर्म से निकाल ली गई थी, वह आ जाएगी टू बैंक जो है यहां पर अपन दर्ज कर देंगे। कितना आएगा? 3750 का आधा 1875, और आपका 625। इसके अलावा जो भी आपका रिवॉल्यूशन का लाभ और हानि है, जो अवितरित लाभ हानि है, रिजर्व P&L, उनका शेष हस्तांतरण करना है। रिवॉल्यूशन 1200 और 400 रुपए जो है हस्तांतरण हो जाएगा। रिजर्व में कितना जाएगा? 4000 था, 3:1 में 3000 और 1000, यह रिजर्व का जो है हस्तांतरण जो है इस प्रकार दर्ज किया जाएगा। अब क्या करना है? कैपिटल का बैलेंस निकाल देंगे। 3000 और 3 33,000, 34,000, 37,000, 37,950। इस 37,950 में से क्या करना है? 1875 का जो राशि है वो घटा देंगे। ये 36,075 जो है बैलेंस आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर यानी कि अंतर की राशि, ये 37,950। अब क्या करना है? 16, 17, 18,650 कितनी आ जाएगी टोटल? और इसमें से क्या करना है? राशि जो घटाई जाएगी 625 रुपए जो है वो घटा देंगे, आ जाएगा 18,025 रुपए।
अब क्या करना है, सी का बैलेंस 10,000 और यहां से बैलेंस घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका सी का शेष 10,000 रुपए। इस प्रकार हमने तैयार कर दिया साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहले प्रारंभिक शेष, नया साझेदार जो पूंजी ला रहा है बाई बैंक, उसी के कॉलम में जो ख्याति की राशि लेकर के आ रहा है बाई गुडविल, पुराने साझेदारों में त्याग के कॉलम में, रिवॉल्यूशन पर लाभ है तो बाई रिवॉल्यूशन, हानि है तो टू रिवॉल्यूशन, अगर अवितरित लाभ है तो बाई रिजर्व या पीएनएल, हानि है तो टू पीएनएल, बाकी बैलेंस निकाल लेंगे, शेष ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बनाएंगे रोकड़ खाता या बैंक खाता। बैंक का प्रारंभिक शेष जो दिया गया है वह कितना है, बैलेंस शीट बताएगी। बैंकस्थ रोकड़ 26,500 रुपए, ये अपन सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। और राशि कहां से प्राप्त हुई है, 10,000 रुपए सी पूंजी लेकर आया है बैंक टू सीज कैपिटल, तो बैंक में आ जाएगा टू सीज कैपिटल 10,000 रुपए। इसके अलावा 5,000 गुडविल के लेकर आया है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो यहां आ जाएगा टू गुडविल 5,000 रुपए। अब क्या करना है, भुगतान जो किया जा रहा है तो बी और सी द्वारा यह जो 5,000 की गुडविल ट्रांसफर की गई थी 3750 और 1250, उसमें से आधी राशि ए और बी द्वारा जो है फर्म से निकाल ली गई थी। ए द्वारा निकाली गई थी आपकी 1875 रुपए और बी द्वारा निकाली गई है 625 रुपए। इस प्रकार से अमाउंट जो है विड्रॉन कर लेंगे। बाई बैलेंस सीडी जो है शेष निकाल लेंगे 26, 10, 36 और 5, 41,500 और 41,500 में से आप क्या करोगे, 2500 रुपए की अमाउंट घटा देंगे, 39,000 39,000 रुपए जो है आपका रोकड़ का शेष आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर। अब क्या करना है, बैलेंस शीट तैयार करना है, चिट्ठा तैयार करना है और चिट्ठे के अंतर्गत क्या करेंगे, जिन भी संपत्ति और दायित्वों में परिवर्तन हुआ है रिवॉल्यूशन के अकाउंट, वो प्रभाव लिखेंगे। साझेदारों की जो पूंजी का अंतिम शेष जो कैपिटल अकाउंट बनाया था आपने ने, वह राशि दर्ज की जाएगी और रोकड़ का भी जो अंतिम शेष है वह राशि 39,000 आएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, कैश एट बैंक, ये दिया गया है 39,000। देनदार कितने के थे, 16,000 के, जिस पर 5% की दर से 800 रुपए का आयोजन बनाया था, ये आपका आ जाएगा 15,200। प्राप्य बिल दिए गए थे 3,000, 5% से आयोजन बनाया था 150, ये प्राप्य बिल 3,000, आयोजन 150, ये आपके आ जाएंगे 2,850 रुपए। स्टॉक कितना दिया गया था, 20,000, जिसका 10% कम पर मूल्यांकन किया था, 2,000 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 18,000 यानी कि 18,000। ये लीजिए 20,000, 10% 2,000 घटाया, ये आएगा 18,000 यानी कि 18,000। फिक्चर्स कितने थे, 1,000, 10% कम पर मूल्यांकन 100 रुपए घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 900 रुपए। और लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया गया था, 25,000 पर 20% यानी 5,000 की वृद्धि करके 30,000 रुपए जो है यहां पर लिख देंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं लेनदारों के संदर्भ में। क्रेडिटर्स जो है वो कितने हैं, क्रेडिटर्स अपने को दिए गए थे, उसमें से 650, 650 के हमने राइट ऑफ कर दिए, अपलिखित कर दिए थे, ये 650 घटा देंगे। कितने हैं लेनदार, 41,500, इसमें से 650 जो है घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40,850 रुपए जो है बैलेंस शीट में दर्ज कर देंगे क्रेडिटर्स के नाम पर। कितना आ जाएगा, 40,850। और नया एक प्रोविजंस बनाया था क्लेम फॉर डैमेजेस 1,000 रुपए का, और कैपिटल का अंतिम शेष लिखेंगे। कितना है अंतिम शेष, 3675, 1825 और आपका 10,000 रुपए। तो सबसे पहले लिखते हैं ए का जो है 36,075 रुपए, बी का 18,025 रुपए और सी का जो है वह आ जाएगा
10,000 यानी कि 10,000 रुपये जो है पूंजी दर्ज की जाएगी। ये आ जाएगा 64,100 रुपये। अब क्या कर देंगे, बैलेंस शीट जो है, चिट्ठा जो है, उसका योग जो है टोटल है लगा लेंगे 1,05,950। ये इस प्रकार से बैलेंस शीट यानी चिट्ठा जो है वो तैयार किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए और बी साझेदार हैं 3:1 में। लाभ व हानि का विभाजन करते हुए 1 अप्रैल 2017 को वे सी को लाभों में भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपने भाग का 1/4 हिस्सा जो है उसके लिए 20,000 रुपए लाता है। ख्याति, परिसंपत्तियां और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन आदि समायोजनों के पश्चात ए और बी की जो पूंजी है क्रमशः 50,000 और 12,000 रुपए है। यह भी निर्णय लिया गया कि साझेदारों को पूंजी नए लाभ हानि विभाजन के अनुरूप होगी। देखिए एडमिशन ले रहा है सी 1/4 के लिए, पूंजी लेकर के आ रहा है 20,000, तो कुल पूंजी कितनी होगी 80,000 रुपए। इसे नए अनुपात में वितरित करेंगे, वही पूंजी है। अगर किसी की पूंजी कम है तो और लाई जाएगी, ज्यादा है तो फर्म से जो है हटा ली जाएगी। ए और बी की नई पूंजी की गणना को यह मानते हुए कीजिए कि ए और बी नए लाभ हानि विभाजन के अनुपात पूंजी रखते हुए अतिरिक्त धनराशि लाएंगे या आहरित करेंगे आवश्यक प्रविष्टि, जैसी भी स्थिति हो ये हम प्रविष्टि करेंगे। कोई साझेदार नगद लेकर के आ रहा है या साझेदार द्वारा जो राशि है फर्म से विड्रॉन की जा रही है। किस प्रकार देखिए, यहां आ जाएगा सी जो एडमिशन ले रहा है 1/4 हिस्से हेतु पूंजी, ये दी गई है 20,000 रुपए। तो कुल पूंजी क्या होगी बराबर 80,000 रुपए, जो नए अनुपात में होगी। और जो नया अनुपात है न्यू शेयरिंग रेशियो, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हमें इतनी ही सूचना है कि सी 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो सी को सी का हिस्सा दे दीजिए 1/4, बचा हुआ 3/4 ए और बी में 3:1 में बांट दीजिए, वही आपका नया अनुपात है। किस प्रकार देखिए क्या आ जाएगा, सी को हिस्सा मिल रहा है 1/4, माना कुल लाभ बराबर 1, तो शेष कितना बचेगा 1 - 1/4 बराबर 3/4। यही हिस्सा हमें क्या करना है ए और बी में वितरित करना है। कौन से अनुपात में 3:1 में। कितना आएगा देखिए, ए को मिलेगा 3/4 का कौन सा हिस्सा 3/4 यानी कि 9/16। बी को कितना मिलेगा 3/4 का 1/4 यानी कि 3/16। और सी को कितना हिस्सा मिल रहा है 1/4। तो हमें क्या करना है एलसीएम लेकर के हर बराबर करना है 9/16, 3/16 और 1/4, लघुत्तम लेंगे 16। क्लियर है, 9/16, 3/16, 1/4। अब इनके हर जो है वो बराबर होने चाहिए, इनको आप 9, 3, 1 नहीं लिख सकते। लघुत्तम लेंगे 16, 16 और 4 का 16, 16 का 16 भाग दिया 1, 9 से गुणा की 9, 16 का 16 भाग दिया 1, 3 से गुणा की 4 का भाग दिया 4, 1 से गुणा की 4। तो जो नया अनुपात है वो आ जाएगा आपका 9, 3, 4। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि भाई जो पूंजी है 80,000 रुपए वो होनी चाहिए आपकी
9, 3, 4 के अनुपात में, तो किस प्रकार निकलेगी? देखिए, $45,000। बी की पूंजी कितना आ जाएगा? कितना हिस्सा दे रखा है अपने को? 3/16। यानी ए की पूंजी 45,000 होनी चाहिए थी, जबकि है कितनी? 50,000। 5,000 निकाल लेगा। 15,000 होनी चाहिए, 12,000 है, 3,000 और लगेगा। किस प्रकार? देखिए, ये आ जाएगा आपका ए की पूंजी 45,000 रुपए है, जबकि पूर्व का शेष 50,000 रुपए दिया गया है। अर्थात 5,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी हटाई जाएगी। और ऐसा ही बी के साथ है। बी की पूंजी कितनी है? 15,000 रुपए है, जबकि पूर्व का शेष 12,000 रुपए है। अतः 3,000 रुपए की पूंजी और लगाई जाएगी। तो ए की जो पूंजी थी 45,000 रुपए, जो क्लोजिंग होना चाहिए था वो 50,000 है, तो 5,000 की पूंजी जो है हटा लेंगे, यानी कि एज कैपिटल टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए, जबकि बी की पूंजी जो 15,000 होनी चाहिए, पहला शेष 12,000 ही दिया गया है, यानी कि जो 3,000 रुपए है वो अतिरिक्त लाया जाएगा। यानी कि जिस साझेदार की पूंजी कम है, जैसा कि बी की 12,000 है, 15,000 होनी चाहिए थी, 3,000 और लाई जाएगी, जबकि ए की पूंजी जो है ऑलरेडी 50,000 है, जो 45,000 ही होनी चाहिए थी, वो 5,000 रुपए जो है वहां से हटाई जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पिंकी, कुमार और रूपा साझेदार हैं और 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। वे लाभों में 1/4 भाग के लिए सीमा को प्रवेश देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/4, 1/4 हिस्से के लिए, जिसे पिंकी से 1/8, कुमार और रूपा से 1/16 के अनुपात में प्राप्त करेगी। सीमा के प्रवेश पर नई फर्म की जो कुल पूंजी है वह कितनी होनी चाहिए? 2,40,000 रुपए निर्धारित की गई सीमा नई फर्म की कुल पूंजी का 1/4 भाग के बराबर नगद धनराशि लेकर आएगी। पुराने साझेदारों की पूंजी लाभ हानि विभाजन के अनुपात में, यानी कि जो नया अनुपात निकलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी पूंजी होनी चाहिए। ख्याति, परिसंपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से संबंधी समस्त समायोजनों के पश्चात पिंकी, कुमार और रूपा की जो पूंजी है 80,000, 30,000 और 20,000 रुपए है। सभी साझेदारों की पूंजी की गणना करें। उपरोक्त समायोजनों के पश्चात
पूर्व निर्धारित करने के लिए आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां दे। अगर पूंजी कम है तो लाई जाए, अगर ज्यादा है अतिरिक्त है तो निकाली जाए। लेकिन पहले क्या करना होगा, नया अनुपात जो है वो ज्ञात करना होगा। कैसे, देखिए नए लाभ हानि अनुपात की गणना। कौन कौन से साझेदार है? साझेदार जो दिए गए हैं पिंकी, कुमार और रूपा। और एक नया साझेदार जो है वो एडमिशन लेता है कितने हिस्से के लिए? सीमा द्वारा 1/4 हिस्से के लिए। सीमा 1/4 और इनका जो हिस्सा दिया गया था वो था 3:2:1। पुराना अनुपात कितना है? 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और आपका 1/6। अब होता क्या है कि सीमा को जो 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है उसके लिए कहा गया है कि पिंकी से 1/8 और कुमार और रूपा से 1/16 के अनुपात में प्राप्त करते हैं। ये आपका घटा दिया जाएगा 1/8 माइनस 1/16 माइनस 1/16। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 48। 6 का भाग लगाया 8, 3 से गुणा की 24। 8 का भाग लगाया 48 में 6, 1 से गुणा की 6, बीच में माइनस है तो माइनस। 24 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 18/48। यह अनुपात जो है, नया अनुपात जो है इस प्रकार निकल जाएगा। 6 और 16 लघुत्तम कितना आएगा? 48। 6 का भाग दिया 8, 2 से गुणा की 16। 16 का भाग दिया 3, 1 से गुणा की 3, 13/48। लघुत्तम लेंगे 48। 6 का भाग दिया 8, 1 से गुणा की 8। 16 का भाग दिया 3, 1 से गुणा की 3। ये आ जाएगा आपका 5/48। और यहां दिया गया है 1/4। अब हम क्या करेंगे, इनका हर जो है वो बराबर करना जरूरी है, सीधा अनुपातों में नहीं लिख सकते। 48, 48, 48 और यह भी 48 होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 4 को 48 से बनाना है, यानी कि 12 से गुणा कर देंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है 12 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12/48। नया अनुपात आ जाएगा 18, 13, 5 और 12। दोनों ही तरीके हैं कि लघुत्तम लेकर के भी कर ले, और अगर मान लीजिए किसी एक ही संख्या को बढ़ाना है तो ये ज्यादा सरल रहेगा। अपने को क्या करना है, 4 को 48 से बनाना है, 12 से गुणा, लेकिन दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अनुपात आ जाएगा 18, 13, 5 और 12। अब पूंजी कितनी है? 2,40,000, जो कि इस अनुपात में होनी चाहिए। वही जो है साझेदारों की नई पूंजी होने वाली है। अंतिम कह दें या नई कह दें, पूंजी की गणना। सबसे पहले आ जाएगा पिंकी की जो पूंजी है, कितना होना चाहिए? 18/48, 2,40,000 के लिए, यानी यहां जो पूंजी है वो होनी चाहिए 90,000, 90,000 रुपए। जबकि पूंजी है कितना पिंकी की, वह प्रश्न में आपको दे रखा है 80,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए पूंजी और लाई जाएगी। पहले सभी की पूंजी निकाल लेते हैं। पिंकी, इसके पश्चात आ जाएगा कुमार की पूंजी। कुमार की पूंजी, कुमार का अनुपात कितना है? 13/48, 2,40,000। और इनकी पूंजी आ जाएगी 65,000, यानी कि 65,000 रुपए। और कुमार की जो पूंजी है पहले जो दी गई थी
65,000 जो है उससे ज्यादा है तो अतिरिक्त पूंजी 35,000 और लाई जाएगी। इसके पश्चात रूपा का जो पूंजी में हिस्सा है कितना आ जाएगा? रूपा का पूंजी में हिस्सा यह दिया गया है 5/48 और पूंजी जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी 5/48 5/48 गुणा 2,40,000 यह अमाउंट आएगा आपका 25,000 रुपए। और जो सीमा है उसकी तो पूंजी अपने को ऑलरेडी दी गई है। कितना पूंजी है सीमा का? यह आपको प्रश्न में दिया गया है कि भाई सीमा द्वारा जो है पूंजी उसके लाभ के अनुपात में लाई जाएगी। इसका लाभ का हिस्सा कितना है? 1/4 हिस्सा है और 1/4 जब हमने कन्वर्ट किया तो कितना आ गया अपना 12/48। तो निकाल लीजिए कितना आएगा। यह भी लाभ के हिस्से के अकॉर्डिंग लेकर के आ रही है और इनकी जो पूंजी है वह आ जाएगी 12/48 यानी 60,000 रुपए। यह अंतिम शेष है चारों साझेदारों का। अगर पहले इससे पूंजी कम थी तो और लाई जाएगी, ज्यादा है तो हटा लेंगे। यानी अतिरिक्त लाई गई पूंजी। सबसे पहले बात करते हैं पिंकी के संदर्भ में। पिंकी की जो पूंजी थी वो कितनी थी? 80,000, जबकि अब कितना होना चाहिए? 90,000 यानी कि 10,000 रुपए जो है और पूंजी लाई जाएगी। $10,000 यानी कि 10,000 रुपए जो है और लाया जाएगा। इसके पश्चात में कुमार, पहले जो पूंजी थी कुमार की कितनी दे रखी थी अपने को? कुमार की जो पूंजी दी गई है वो थी 30,000 यानी 35,000 जो है और लाई जाएगी। तो ये हो गया आपका पिंकी, कुमार। और इसके पश्चात आपका आ जाएगा रूपा के संदर्भ में। रूपा की जो पूंजी है कितनी होनी चाहिए? 25,000, जबकि 20,000 थी, 5,000 और लाई जाएगी। और सीमा तो वैसे भी नया साझेदार है, तो इनके द्वारा पूरी की पूरी पूंजी जो है लाई जाएगी 60,000 रुपए। क्या प्रविष्टि करेंगे? बैंक टू सीमाज कैपिटल 60,000, बैंक डेबिट टू पिंकी कैपिटल, टू कुमार्स कैपिटल, टू रूपाज कैपिटल 10, 35 और 5,000 रुपए। सबसे पहले कर लेंगे बैंक टू सीमाज कैपिटल कितना लेकर के आ रही है? 60,000 रुपए। इसके पश्चात पिंकी द्वारा लाई गई पूंजी कितनी है? 10,000 रुपए। इसके पश्चात जो है आपको कुमार द्वारा जो लाई गई पूंजी दी गई है वो है 35,000 रुपए। नेक्स्ट जो रूपा है उनके द्वारा लाई गई पूंजी कितनी दी गई है? 5,000 यानी कि कुल पूंजी जो है 50,000 रुपए यहां लाई जाएगी। अगर साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि अनुपात में होती है तो हमें क्या करना है? सर्वप्रथम तो नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी है। और अगर नए साझेदार की पूंजी और उसका लाभ का हिस्सा दिया गया है तो कुल पूंजी ज्ञात कर लेंगे। अगर कुल पूंजी दी गई है जैसा कि इस प्रश्न में 2,40,000 दिया गया था, नए अनुपात में विभाजित कर लीजिए, ये नई पूंजी आ जाएगी। और किसी साझेदार की पूंजी से कम है तो और राशि लाई जाएगी, अगर ज्यादा है तो वहां से हटा ली जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलें अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नीचे दिया गया तुलन पत्र अरुण, बबलू और चेतन का है जो क्रमशः 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में जो है लाभ हानि का विभाजन करते हैं। भूमि भवन 24,000, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, रोकड़ ये शेष दिए गए अपने को। लेनदार, देय विपत्र और तीनों साझेदारों की पूंजी दी गई है। समायोजन क्या लिखे हैं? दीपक को लाभ में 1/8 भाग के लिए
निम्न शर्तों पर प्रवेश देते हैं। दीपक 4200 रुपए ख्याति और 7000 रुपए पूंजी के रूप में लाएगा। क्या प्रविष्टि करेंगे? अगर नगद लेकर के आता है पूंजी तो बैंक टू दीपक्स कैपिटल, गुडविल लेके आता है तो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके त्याग के अनुपात में। फर्नीचर में 12% की कमी, रिवॉल्यूशन। स्टॉक में कमी, यह भी रिवॉल्यूशन। देनदार प्रायोजन, यह भी रिवॉल्यूशन में जाएगा। और भूमि भवन 31,000 रुपए तक की वृद्धि, यानी कि चारों के चारों पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाते में। नेक्स्ट दिया गया है समस्त समायोजनों के पश्चात पुराने साझेदारों के पूंजी खाते, जो पुराने लाभ हानि, जो पुराने अनुपात में लाभों का विभाजन करेंगे, दीपक द्वारा व्यवसाय में लाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित किया जाएगा। यानी नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी और उसके लाभ के हिस्से के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात करोगे, जिसे नए अनुपात में वितरित करोगे, वही सभी साझेदारों की अंतिम पूंजी होना है। अर्थात पुराने साझेदारों द्वारा वास्तविक धनराशि लेकर अथवा आहरण जैसी भी स्थिति हो, रोकड़ खाता, लाभ हानि समायोजन खाता या रिवॉल्यूशन अकाउंट, और नई फर्म का जो है बैलेंस शीट जो है चिट्ठा आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, नया अनुपात ज्ञात कर लीजिए, पूंजी ज्ञात कर लीजिए, आगे अपनी समस्या नहीं रहेगी। पुराना अनुपात कितना दिया गया है? 6/14, 5/14 और 3/14, जबकि साझेदार जो एडमिशन ले रहा है वो है 1/8 हिस्से के लिए। दीपक का लाभ हिस्सा ये दिया गया है 1/8। माना कुल लाभ ये हो गया 1। दीपक को 1/8 दे दोगे तो शेष लाभ कितना रहेगा? और इसी 7/8 को क्या करना है? साझेदारों में वितरित करना है। कौन से अनुपात में? ये दे रखा है 6, 5 और 3 के अनुपात में डिवाइड कर लीजिए। कौन कौन से साझेदार है? 3 साझेदार दिए गए हैं, अरुण, बबलू और चेतन। ये अरुण को जो हिस्सा मिलेगा, देखिए 6, 5 और 3 के अनुपात में दिया गया है, यानी कि 6/14। बबलू को कितना दिया गया है? और जो नया साझेदार एडमिशन कर रहा है दीपक, उसका हिस्सा दिया गया है 1/8। इसको हम क्या कर लेंगे, यहां पर हल कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 42। 7 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। और 8 को 14 से गुणा करेंगे 3, यानी 112। 35/112, 21/112। अब सबका हर जो है 112 है, तो इसका भी हर क्या करना है अपने को? 112 जो है अपने को बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? 14/14 की गुणा कर देंगे। ये लीजिए 14/112, यानी कि नया अनुपात जो है वो कितना आ जाएगा? नया अनुपात आपका आ जाएगा 42, 35, 21, 14 या फिर 6, 5, 3। ये आपका क्या आ जाएगा? नया अनुपात। अब दीपक जो 1/8 हिस्से के लिए 7,000 लेकर के आ रहा है, तो कुल पूंजी कितनी होगी? 56,000। इसे साझेदारों में उनके नए अनुपात में बांट देंगे, नई पूंजी आ जाएगी। किस प्रकार? देखिए, दीपक द्वारा 1/8 हिस्से हेतु लाई गई पूंजी यह 7,000।
अतः कुल पूंजी कितनी हो गई? ₹56,000 यानी कि 56,000। अब देखिए इसे क्या करना है, 6, 5, 3, 2 के अनुपात में जो है डिवाइड करना है। सबसे पहले आ जाएगा अरुण। ₹56,000 गुणा कितना करना है, 6 और 5 11 और 5 16 यानी कि 6/16। अरुण के बाद में आ जाएगा बबलू की पूंजी। ₹56,000 गुणा कितना आएगा, 5/16। और थर्ड कैंडिडेट जो है वो किसका दिया गया है, चेतन की पूंजी। ये जो है सभी साझेदारों की जो अंतिम पूंजी है, जो क्लोजिंग कैपिटल है, वो ज्ञात हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 6/16 अगर आप करते हो तो आएगा 21,000। और आ जाएगा आपका जो बबलू की पूंजी है, यानी 5/16 करोगे 17,500। और जो चेतन की पूंजी है 3/16 यानी कि 10,500। और दीपक की पूंजी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, अपने को ऑलरेडी दी गई है कि 7,000 रुपए जो है दीपक की पूंजी है। ये इनका अपने ने पूंजी का शेष निकाल लिया अंतिम। अगर पूंजी कम है तो साझेदार और लाएंगे, ज्यादा है तो फर्म से निकाल लेंगे। किस प्रकार, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है इन 4 पॉइंट्स को दर्ज करना है। फर्नीचर में 12% की कमी। फर्नीचर कितना है, देखिए 3500 रुपए दिया गया है, 3500 का 12% होता है 420 रुपए जो है वो फर्नीचर में कमी है। कैसे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, संपत्ति में अगर वृद्धि होती है तो हम उसे क्रेडिट पक्ष में दर्ज करते हैं। टू फर्नीचर 420, 420 रुपए, 35,000 का 12%। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, स्टॉक में 10% की कमी। कितना है स्टॉक, स्टॉक दिया गया है 14,000, 10% आ जाएगा 1,400 रुपए से कमी। और संपत्ति में अगर कमी है तो कहां आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में जो है इस राशि को दर्ज किया जाएगा, यानी कि 1,400 रुपए। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट दे रखा है, इसी के अगला पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन के संदर्भ में 5% की दर से संदिग्ध ऋणों पर आयोजन। कितने हैं देनदार, 12,600 रुपए। इसका 5% यानी 630 रुपए का जो है आयोजन बनाया जाएगा। ये 630 रुपए जो है अपन यहां पर दर्ज कर देंगे। और इसके पश्चात में अगला पॉइंट जो दिया गया है अपने को, वह किस प्रकार का दिया गया है, भूमि और भवन 31,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। बैलेंस शीट में कितना है, भूमि भवन है 24,000, 7,000 से वृद्धि है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। क्योंकि संपत्ति में वृद्धि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दर्ज करते हैं 7,000, 7,000। इसके अलावा कोई पुनर्मूल्यांकन किसी संपत्ति दायित्व का नहीं है। बैलेंस निकाल लेंगे, यहां की टोटल आ रही है 7,000, 7,000 और यहां की 16 और 4 2,000 और 4 2,450 रुपए आ रही है। 2,450 क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 7,000 में से। तो 7,000 में से जैसे ही आप 2,450 घटाएंगे, ये आ जाएगा 4,550 रुपए। और इसे साझेदारों के पुराने अनुपात में जो है वितरित करेंगे। पुराना अनुपात कितना था, ये अपने को प्रश्न में दिया गया था, 6, 5 और 3 में जो है डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा 6, 5, 3 में, 4,550 का डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा अरुण का जो हिस्सा है वो आ जाएगा 1,950 रुपए। बबलू का हिस्सा आ जाएगा 1,625 रुपए और जो चेतन का हिस्सा है वो आएगा आपका 975 यानी कि 975 रुपए। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट।
पुनर्मूल्यांकन खाता अब क्या बनाना है, साझेदारों का जो पूंजी खाता है, जो कैपिटल अकाउंट है वो तैयार करना। और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम पूंजी का प्रारंभिक शेष लिखना है। कहां दे रखा होगा, प्रश्न में जो आपको बैलेंस शीट दी गई है उस बैलेंस शीट में यह राशि दर्ज होगी। अरुण, बबलू, चेतन 19, 16 और आपका 8,000 रुपए यह दर्ज करेंगे। कितना आ जाएगा, 19,000 रुपए जो है अरुण की पूंजी दी गई है, 16,000 रुपए जो है बबलू की पूंजी दी गई है और आपकी चेतन की जो पूंजी है वो दी गई है 8,000 रुपए। सबसे पहला काम यही करना है। उसके पश्चात जो नया साझेदार है दीपक, उसके द्वारा कितनी पूंजी लाई जा रही है, 7,000, ये आ जाएगा बाई कैश या बैंक के अंतर्गत 7,000, 7,000 रुपए जो है वो हम दर्ज कर देंगे। तत्पश्चात गुडविल की राशि कितनी लाई जा रही है, 4,200 रुपए की गुडविल। और गुडविल का ध्यान में रखना है त्याग के अनुपात में साझेदारों में जाएगी और सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात है वही आपका त्याग का अनुपात रहेगा, यानी 6-5-3 के अंतर्गत जो है इस 4,200 रुपए का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,800, 1,500 और आपका 900 यानी 900 रुपए जो है गुडविल में हस्तांतरण हो जाएगा। इसके पश्चात क्या करना है, रीवैल्यूएशन का लाभ कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, अगर हानि होती तो कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। तो 1950, 1,625 और 975 रुपए जो है ये आपका रीवैल्यूएशन का जो लाभ है हम क्या कर देंगे, यहां पर हस्तांतरण कर देंगे, ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए जो पूंजी का अंतिम शेष है जो हमने यहां पर निकाला था वह दर्ज करते हैं 21,000, 17,500, 10,500 और दीपक का पूंजी है 7,000 रुपए। यह आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। पूंजी का जो अंतिम शेष है यानी कि 21,000 रुपए, यानी कि 17,500 रुपए, चेतन का 10,500 रुपए और जो दीपक की पूंजी है वह आ जाएगी 7,000 रुपए। अब क्या करेंगे, शेष निकालेंगे। अगर पूंजी ज्यादा है, अतिरिक्त है तो निकाल ली जाएगी टू बैंक और पूंजी कम है तो अतिरिक्त पूंजी लाई जाएगी बाई बैंक। देखिए यहां है 21,000, 19, 20 और 21,000 तो यही हो गए, यानी 8 और 9 1750 जो है यहां पर जो है एक्स्ट्रा अपने को दे रखी है, अमाउंट दे रखा है, ये विड्रॉल कर लेंगे। ये लीजिए 1750 और टोटल लगा देंगे 22,750, टोटल लगा देंगे 22,750। क्लियर है। इसी प्रकार यहां पूंजी है 17,000, देखिए 16, 1 17 यहीं तक पूरा हो गया। ये जो आपका 2,125 रुपए है अपना, 16 और 1 17 और 18,625, यहां है आपका 17,500। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपने को दे रखी है 1,625 यह फर्म से निकाल ली जाएगी। कितना आ जाएगा, टोटल कर देते हैं अपन 16 और 1 17 और 18,000 और ऊपर जो अपना ऐड करेंगे 500 और 625 यानी कि 1,125 और जोड़ दीजिए, आ जाएगा 19,125 रुपए। इसी प्रकार चेतन की पूंजी 10,000 है, जबकि यहां पर 8 और आपका 9 और 9 18 यानी कि 9,875 यानी पूंजी क्या है, कम है, अतिरिक्त पूंजी जो है लाई जाएगी। इस तरफ की टोटल ज्यादा है 10,500, यही जो है अपन यहां दर्ज कर देंगे 10,500 और कितना पूंजी कम है चेतन का वह राशि जो है अपन यहां पर दर्ज कर देंगे 625। और दीपक की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं है, 7,000 बैलेंस दिया गया है, 7,000 ही रखना है, ये हम लगा देंगे टोटल। यानी पूंजी का जो अंतिम शेष है 21,000, 17,500, 10,500, 7,000 यह रखा जाए। अगर पूंजी कम है तो बाई बैंक जैसे कि चेतन लाया है, ज्यादा है तो टू बैंक जैसे अरुण और बबलू ने विड्रॉन की है। अब क्या करना है अपने को, कैपिटल अकाउंट, इसके बाद में कैश अकाउंट बना लेंगे या बैंक अकाउंट बना लेंगे। प्रारंभिक शेष कितना दिया गया था,
ये देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है। सबसे पहले रोकड़ दे रखा आपको 900 यानी कि 900 रुपए, यह दर्ज कर लेते हैं। अब देखिए जो साझेदार है चेतन और दीपक, उनके द्वारा कितनी पूंजी लाई गई है? चेतन 625 और दीपक जो है वो 7000 रुपए। और गुडविल कितनी लाई गई थी? गुडविल जो लाई गई थी वो लाई गई थी 4200 रुपए, यानी कि 42 रुपए जो ख्याति के लाए गए थे। अब विड्रॉन कितना हुआ है देखिए, अरुण और बबलू 1750 और आपका 1625 जो है निकाला गया है। अब क्या कर लिया जाएगा, इनका बैलेंस निकाल लेंगे, शेष निकाल लेंगे। यहां की जो टोटल है 900, 625, 7000 और 4200, ये आ जाएगी 12725। यही टोटल हम यहां दर्ज कर देंगे और इनमें से 1750 और 1625 घटा देंगे, बैलेंस आ जाएगा आपका 9350। ये अंतर से शेष आ जाएगा रोकड़ का, और यही आपकी बैलेंस शीट में दर्ज होगा 9350। अब बना लेते हैं चिट्ठा बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि व भवन। स्पष्ट कहा गया था भूमि और भवन क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है 31,000 तक बढ़ानी थी। ये लीजिए 31,000 यानी कि 31,000 रुपए। फर्नीचर में क्या थी 12% यानी 420 रुपए की कमी थी। 3500 में से 420 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3080। स्टॉक के संदर्भ में क्या दिया गया था, स्टॉक में कमी की गई थी या वृद्धि की गई थी? देखिए स्टॉक के बारे में लिखा गया था 10% की कमी। स्टॉक कितना है 14,000 का 10%, 1400 रुपए घटा दीजिए 12,600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टॉक 12,600। 14% की कमी थी, ये अपन घटा देंगे। देनदार जो थे आपके 12,600 दिए गए थे, जिन पर जो है आयोजन बनाना था 5% का 630 रुपए का। यह राशि जो है घटा करके लिख देंगे 12,600 में से 630 घटाओगे आ जाएगा 11,970। और रोकड़ का अंतिम शेष कितना है, ये हमने रोकड़ खाता बनाया है 9,350, यहां पर दर्ज कर देंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर क्या दर्ज करेंगे, क्रेडिटर्स और बीपी कितने हैं। देखिए क्रेडिटर्स और बीपी बैलेंस शीट में क्या दिया गया था, ये आपके दिए गए क्रेडिटर्स 9,000, देय विपत्र 3,000, इनको दर्ज कर देंगे। इसके पश्चात पूंजी का अंतिम शेष कितना है, यह दर्ज कर देंगे। टोटल आ जाएगी 56,000 रुपए, और बैलेंस शीट की क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे 68,000 यानी कि 68,000 रुपए। इस प्रकार बैलेंस शीट जो है चिट्ठा जो आपका तैयार किया जाएगा। कैपिटल पूंजी का अंतिम शेष, कैश रोकड़ का अंतिम शेष और पुनर्मूल्यांकन से जो भी संपत्ति में वृद्धि और कमी हो रही है, इसका प्रभाव यहां दर्ज किया जाएगा, और इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही, टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।